To the Academy for the award. It's such a big honor for the four of us and everybody supported us for this documentary. दोस्तों, ऑस्कर के मंच से फिलिस्तीन के लिए ऐसी आवाज उठी है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, तहलका मचा कर रख दिया है पूरी दुनिया में। फिलिस्तीनी संघर्ष पर बनी फिल्म नो अदर लैंड ने अवार्ड जीत लिया है, ऑस्कर जीत लिया है और इस्राइल अमेरिका के मुंह पर कैसे अवार्ड के मंच से ही तमाचा पड़ा है, तमाचा लगा है, बताऊंगी आपको, बताऊंगी क्या, दिखाऊंगी भी साथ। नेतन्याहू की नापाक हरकत। रमजान शुरू होते ही गजा में इंसानी मदद को रोकने पर इस्राइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। नेतन्याहू की हटाने की मांग क्यों हो रही है, उसके ही देश में क्यों उसका विरोध हो रहा है। गजा पर इस्राइल की नीतियों से इस्राइल के अपने ही नागरिक नाराज क्यों है, खफा क्यों है, सब कुछ आपको बताऊंगी। साथ ही विरोध की जो तस्वीरें सामने आई है वो भी आपको दिखाऊंगी। इस्राइल के कब्जे वाली फिलिस्तीन में फिर से खून बहा है, इस बार निशाना बना हाइफा का बस टर्मिनल। पूरी खबर क्या है आगे बताऊंगी। वहीं तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में एक मदरसे में 650 लड़कियों ने पूरा कुरान हिफ्ज किया है। आगे पूरी खबर की जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों, रमजान के महीने में इंसानों के साथ साथ बिल्लियां भी कुतबा सुनती हुई नजर आई हैं। दिल खुश कर देने वाला वीडियो है, आगे आपको दिखाऊंगी। आचार्य मनीष को नमाज से प्यार हो गया है। जी हाँ, वो क्यों नमाज पढ़ने वालों के फैन हैं, बताऊंगी आपको पूरा मामला आखिर है क्या, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अंत में एक ऐसा वीडियो आपको दिखाऊंगी जो वाकई में आपका दिल खुश कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह आपसे गुजारिश कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। आज एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत से लोग हैं जो पहनने के लिए टी शर्ट वगैरह ढूंढ रहे होंगे, तो द लाइफ टीवी ने एक छोटा सा स्टोर ओपन किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नजर आएगा, आप देख सकते हैं, वहां पर जाकर आप अगर आपको जरूरत हो तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। रमजान का महीना है, ऐसे में कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई है जो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आज वीडियो शुरू करने से पहले उसके बाद आपको दिखाऊंगी आगे की खबरें। दोस्तों, रमजान में हर कोई खुदा की इबादत में होता है, ऐसे में बिल्लियों का एक वीडियो, एक ऐसा अनोखा वीडियो सामने आया है जिसमें वो रमजान के बारे में खुतबा सुनती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो देखिए, आप देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। هلا اذا الله راد جاينا شهر رمضان بدكم تخفف يعني العالم اكل بقايا اكل ما عاد تكبر هلا نلاقيكم اكل العالم عم لحمه دجاج ما عاد جابت على بيوتها بقى الله يرضى عليكم كنتم صاروا نباتيات تاكلوا حشيش البرغل بتاكلوه ما بدي تتأنفوا على الاكل। देखा आपने कि किस तरह से एक व्यक्ति से खुतबा सुनता हुआ बिल्ली का एक झुंड नजर आ रहा है। इस वीडियो पर, एक खूबसूरत वीडियो पर इस आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और ऑस्कर की बात करते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीनी संघर्ष पर बनी फिल्म नो अदर लैंड ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीत लिया है। जब नो अदर लैंड को ऑस्कर मिला तो हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मंच से फिल्म के क्रिएटर्स ने इस्राइल के कब्जे और अमेरिका की विदेश नीतियों पर खुलकर वार किया। क्या कहा फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट बासेल अद्रा और इस्राएली पत्रकार युवाल अब्राहम ने, क्यों इस फिल्म को अमेरिका में रिलीज करने में दिक्कत आ रही है और इस अवार्ड से दुनिया को क्या संदेश मिला है, आइए आपको पूरी कहानी बताती हूँ। ऑस्कर 2025 में नो अदर लैंड ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, ये फिल्म वेस्ट बैंक के मसाफेर यट्टा इलाके में इस्राएली सेना द्वारा फिलिस्तीनी परिवारों के घरों को तोड़ने और उनके संघर्ष को दिखाती है। फिल्म को फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट बासेल अद्रा और इस्राएली पत्रकार युवाल अब्राहम ने मिलकर बनाया है। बासेल अद्रा ने इस कब्जे को अपनी आंखों से देखा और इसे डॉक्यूमेंट किया, जबकि युवाल अब्राहम जो खुद इस्राएली हैं, उन्होंने इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जब ये टीम ऑस्कर अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंची तो वहां सिर्फ फिल्म की तारीफ नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इस्राएल के जुल्म और अमेरिका की नीतियों को बेनकाब कर दिया गया। देखिए कैसे बासेल अद्रा और युवाल अब्राहम ने अपने भाषण में इस्राएल के कब्जे की वास्तविकता को उजागर किया और वैश्विक समुदाय से इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई की मांग की। देखिए।
Thank you to the Academy for the award. It's such a big honor for the four of us and everybody supported us for this documentary. About 2 months ago, I became a father, and my hope to my daughter that she will not have to live the same life I'm living now, always fearing settlers' violence, home demolitions, and forest spill displacements that my community, Masafir Yatta, is living and facing every day under the Israeli occupation. No other land reflect the harsh reality that we have been enduring for decades and still persist, as we call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people. Palestinians and Israelis, because together our voices are stronger. We see each other. The atrocious destruction of Gaza and its people, which must end. The Israeli hostages brutally taken in the crime of October 7th, which must be freed. When I look at Bassel, I see my brother, but we are unequal. We live in a regime where I am free under civilian law, and Bassel is under military laws that destroy his life and he cannot control. There is a different path, a political solution without ethnic supremacy, with national rights for both of our people. And I have to say, as I am here, the foreign policy in this country is helping to block this path. फिल्म के निर्देशक बासेल अदरा ने मंच पर आते ही अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि इस्राएल का कब्जा खत्म होना चाहिए। अदरा ने बताया कि वो हाल ही में पिता बने हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटी का जीवन उनके जैसा ना हो, जहां हर वक्त हिंसा, घर गिराए जाने और जबरन बेदखली का डर बना रहे। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे फिलिस्तीनी लोग सालों से झेल रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया से इस अन्याय को रोकने और फिलिस्तीनी लोगों के जातीय सफाई को खत्म करने की अपील की। इसके बाद सह निर्देशक जो है इस्राएली पत्रकार हैं युवाल अब्राहम, उन्होंने मंच संभाला। उन्होंने बताया कि ये फिल्म इसराइलियों और फिलिस्तीनियों ने मिलकर बनाई है, क्योंकि जब हम साथ आते हैं तो हमारी आवाज और ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन युवाल ने एक कड़वी सच्चाई भी उजागर की दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब मैं बासेल को देखता हूं तो मुझे मेरा भाई नजर आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम दोनों सामान्य नहीं हैं, हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं इसराइली हूं, इसलिए मुझे नागरिक कानूनों के तहत आजादी मिली हुई है, लेकिन बासेल को सैन्य कानूनों के तहत जीना पड़ता है जो उसकी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। आगे वो कहते हैं कि शांति और समाधान तभी संभव है जब जातीय वर्चस्व खत्म हो और दोनों देशों के लोगों को समान अधिकार मिले। लेकिन अमेरिका की विदेश नीति इस समाधान में, सॉल्यूशन में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। जी हाँ, युवाल अब्राहम ने अमेरिका की विदेश नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका खुद शांति के राह में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। युवाल ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसराइल और फिलिस्तीन का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी जनता तभी सच में सुरक्षित होगी जब बासेल की जनता को भी आजादी और सुरक्षा मिलेगी। अब भी देर नहीं हुई है, जिंदगी को बचाने का एक और रास्ता है। कुल मिलाकर दोनों ने मिलकर जातीय श्रेष्ठता और कब्जे को खत्म करने की मांग की और पूरी दुनिया को बताया कि फिलिस्तीन के लोगों पर किस तरह अत्याचार हो रहा है। इस भाषण ने ऑस्कर के मंच पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जिससे हर कोई झकझोर कर रह गया है दोस्तों। नेतन्याहू और अमेरिका के मुंह पर यह भाषण जोरदार तमाचे की तरह है, करारे तमाचे की तरह है। क्या अब दुनिया इस सच को सुनेगी? क्या अब न्याय होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर बताइएगा। दूसरी तरफ इसराइल में ही नेतन्याहू का जमकर विरोध हो रहा है दोस्तों। इसराइल के अंदर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर प्रदर्शन, नारेबाजी और प्रधानमंत्री के घर के बाहर हजारों लोगों का जमावड़ा है। पहले तेल अवीव से आई ये तस्वीर देखिए विरोध प्रदर्शन की।
इसराइल ने गजा में मानवीय सहायता यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको रोक दिया है, जिससे वहां की जनता पर संकट और बढ़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि गजा में खाने पानी की जो है वो भारी कमी हो गई है, मुश्किल हो गया है खाना पानी भी। अब हमास ने साफ कह दिया है कि अगर मदद नहीं दी गई तो वो बचे हुए इस्राएली कैदियों को नहीं रिहा करेगा। इसराइल का कहना है कि अगर हमास समझौता नहीं मानता तो गजा पर और हमले किए जाएंगे। वहीं हमास ने इसे युद्ध अपराध और सीधे और साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग बताया है। इसका असर इसराइल के अंदर भी दिखने लगा है। दोस्तों, राजधानी तेल अवीव में खुद इसराइली लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां गलत है। सिर्फ तेल अवीव में ही नहीं, रविवार को यरूशलेम में इसराइली नागरिकों ने नेतन्याहू के घर के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। लोग सड़कों पर उतरे और युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नेतन्याहू गजा युद्ध को खत्म करें और हमास के साथ दूसरे संघर्ष विराम समझौते यानी कि जो सीजफायर डील है उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, ताकि बचे हुए इस्राएली बंधकों को रिहा किया जा सके। अब सवाल ये है कि इस्राएल के लोग ही नेतन्याहू के खिलाफ क्यों उतर आए हैं? असल में युद्ध जारी रहने से इस्राएल को भारी नुकसान हो रहा है। हजारों इस्राएली सैनिक मारे जा चुके हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, चरमरा रही है। बंधक बने इस्राएली नागरिक अब तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए लोग अब नेतन्याहू से जवाब मांग रहे हैं, जवाब चाहते हैं कि युद्ध से आखिर हासिल क्या हुआ। इसराइल खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति मानता है, लेकिन आज उसकी जनता ही उससे सवाल पूछ रही है। दोस्तों, और पूछे भी क्यों ना, क्योंकि नेतन्याहू जिद पर अड़े हुए हैं कि युद्ध जो है वो रोकना नहीं है। हमास कह रहा है कि सीजफायर कर लो, लेकिन नेतन्याहू तैयार ही नहीं है। क्या नेतन्याहू को अब पीछे हटना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या इसराइल को हमास के साथ फिर से स्थायी संघर्ष विराम करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन में फिर से खून बहा है। जी हाँ, फिर से खून बहा है। इस बार निशाना बना हाइफा का बस टर्मिनल, जहां एक हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। 3 मार्च 2025 को यानी कि आज इसराइल के कब्जे वाले हाइफा शहर के बस टर्मिनल पर एक बड़ी वारदात हुई। एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक 70 साल के शख्स की, बुजुर्ग की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक की हालत जो है वो सामान्य है। इसराइल की मीडिया इसे आतंकी हमला बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हमले क्यों बढ़ रहे हैं इसराइल के शहरों में, इसराइल में। फिलिस्तीन में इसराइली कब्जे और हमलों के चलते गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, लगातार इसराइल हमले कर रहा है। सीजफायर के बाद भी हमले किया। अब नेतन्याहू ने सीजफायर की डील तोड़ने की बात कह दी है और अब भी हमले जारी हैं। गजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर तबाह किए जा रहे हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और यही गुस्सा हिंसा का कारण इसराइल में अब बन रहा है। इसराइल के अंदर भी लोग सरकार की नीतियों से नाराज हैं। गजा में हो रही तबाही के बावजूद इसराइल अपने ही नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, अब इसराइल के दोस्त अमेरिका की असली सच्चाई की बात करते हैं। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका का चेहरा जो है उसको सामने लाकर रख दिया है, बेनकाब कर दिया है, अमेरिका की सच्चाई से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी सरकार की नीतियों के चलते 20 से 30 मिलियन यानी कि 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए हैं, मौत हो गई है 2 से 3 करोड़ लोगों की। अमेरिका खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रखवाला बताता है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता है कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं, लेकिन इतिहास कुछ और ही कह रहा है। उसकी नीतियों ने ही सबसे ज्यादा मौतें और तबाही फैलाई है। वियतनाम युद्ध, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया और कई अफ्रीकी देशों में अमेरिका के हमले और हस्तक्षेप से, उसकी इन्वॉल्वमेंट से, दखलंदाजी से लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और करोड़ों को बेघर कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया अब भी अमेरिका की शांति और मानवाधिकार की बात पर यकीन करेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? अमेरिका कितना बड़ा डबल फेस है अमेरिका के पास, इस खबर से आप समझ ही गए होंगे। बता दें आपको कि इसराइल ने युद्ध विराम के पहले चरण को बढ़ाने की कोशिश की है। जी हाँ, बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हमास ने इसे साफ ठुकरा दिया। रविवार को हमास के वरिष्ठ अधिकारी महमूद अल मर्दावी ने साफ कर दिया कि हम पहले चरण को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। समझौते को सभी
चरणों में लागू करना ही एकमात्र विकल्प ऑप्शन है, यानी एक अकेला ऑप्शन है। मतलब साफ है, हमास चाहता है कि इस्राइल पहले से तय किए गए समझौते को अगले चरण पर आगे बढ़े, न कि अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करे। दूसरी तरफ इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास के स्थानीय युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमास हमारे बंधकों को नहीं छोड़ता है तो हम और कड़े कदम उठाएंगे। मतलब नेतन्याहू युद्ध खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि वे अमेरिका के दिए हथियारों के साथ हमास पर और हमला करने की धमकी दे रहे हैं। जनता विरोध कर रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो हमला करेंगे, सीजफायर तो हम अब नहीं करेंगे। यही है, इसी को कहते हैं दोस्तों कि अपना उल्लू सीधा करना। अब अगली खबर पर आते हैं। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में एक मदरसे में 1200 छात्रों में से 650, जी हाँ 1200 छात्रों में से 650 लड़कियों ने पूरी कुरान याद कर लिया, यानी कि हिफ्ज कर लिया। यह खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया अक्सर अफगानिस्तान को महिलाओं के लिए बुरा माहौल बताती है, लेकिन इस खबर ने ये दिखाया है कि वहां इस्लामिक शिक्षा को लेकर, इस्लामिक एजुकेशन को लेकर लड़कियों में भी जबरदस्त रुचि है। तस्वीर जो सामने आई है वो आप देखिए। अब एक और खबर जो आपका दिल खुश कर देगी। जब पूरी दुनिया गजा के छात्रों के लिए दरवाजे बंद कर रही है, तब एक देश ने बड़ा मदद का हाथ बढ़ाया है। इंडोनेशिया ने बड़ी मदद किया है, बड़ा ऐलान किया है फिलिस्तीन के लिए। बड़ा ऐलान करते हुए इंडोनेशिया का कहना है कि अब फिलिस्तीनी छात्र बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दरअसल इंडोनेशिया सरकार ने फिलिस्तीनी छात्रों के वीजे को रिन्यू और जारी करने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरी था ये फैसला? दरअसल गजा में युद्ध की वजह से कई फिलिस्तीनी छात्र अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे थे। जिसका वीजा खत्म हो गया था वो वापस नहीं आ सकते थे। जो नए छात्र स्कॉलरशिप पर इंडोनेशिया आना चाहते थे वो भी फंस गए थे। अब इंडोनेशिया ने कहा है कि हम इन सभी को वीजे की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करेंगे। इन सभी की जो वीजे की प्रक्रिया उसको तेजी से फास्ट तरीके से पूरी करेंगे, ताकि वो बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सके अपनी। दोस्तों, इंडोनेशिया हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन कर रहा है। इंडोनेशिया ने गजा में एक अस्पताल भी बनवाया था जो इस्राएली हमलों में तबाह हो गया था। इन सब खबरों के बीच कुछ खूबसूरत तस्वीर भी निकलकर सामने आ ही जाती हैं। दोस्तों, एक ऐसा वीडियो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें एक बच्चा बेहद खूबसूरत आवाज में नमाज पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये वीडियो। बात नमाज की हो रही है तो एक और खूबसूरत बात नमाज को लेकर आपको सुननी चाहिए। और दोस्तों, हैरानी की और दिलचस्प बात यह है कि ये तारीफ जो नमाज की गई है वो किसी मुसलमान के द्वारा नहीं बल्कि एक हिंदू शख्स के द्वारा की गई है। नाम है आचार्य मनीष। उनका कहना है कि नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो उनके फैन है। नमाज साइंटिफिक है। देखिए जरा, आप सुनिए कि किस तरह से वो नमाज को अपनी फेवरेट बता रहे हैं और नमाज पढ़ने वालों के फैन वो बता रहे हैं खुद को। सुनिए आप खुद। जो नमाज पढ़ते हैं मैं उनका फैन हूँ। वो नमाज जो है वो 5 बार की एक्सरसाइज है, उससे उनके घुटने खराब नहीं होते, क्योंकि वज्रासन में बैठते हैं, कुकड़ू आसन में बैठते हैं। वो जो नमाज है ना वो साइंटिफिक है। यानी कि जिसने भी कभी भले टाइम में नमाज बनाई थी मैं नमन करता हूँ। और मैं हिंदुओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, आप लोग भी सूर्य नमस्कार किया करो। आप लोग भी उकड़ू बैठा करो, आप लोग भी वज्रासन में बैठा करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके ही जाइएगा, शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों, अंत में फिर से गुजारिश की द लाइफ टीवी ने एक स्टोर ओपन किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जाएंगे तो वहां पर आपको कप्स नजर आ रहे होंगे, वहीं पर आपको टी शर्ट भी नजर आएंगी। गर्मियों का मौसम आने वाला है, अगर आपको कुछ जरूरत हो तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं वहां से और सहयोग करिए, यही उम्मीद है। चलिए अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।